Okay, good afternoon, everybody. Just a minute, let me just share the screen. Just a minute. Okay. Fine. Okay, fine. Okay, I hope you can see the screen, right? Everybody, please respond in the chat box. Can you see the screen? Yeah, fine. Okay. Okay, so what was the homework that we took in the last class? जरा एक बार बताना. Everybody, please help me with the last class homework. No homework? कुछ homework नहीं दिया था? कुछ questions तो दिए थे? Sure about it? इन टेक्स्ट कुछ तो दिया था यार, मुझे याद है कुछ ना कुछ दिया था तुम्हें होमवर्क. एक सेकंड देखता हूँ मैं ना. दिया है, देखो इन टेक्स्ट एक्सरसाइज 5 क्वेश्चंस 3 देखो दिया है भाई, तुम लोग झूठ बोलते हो. इसमें कोई डाउट है? देखो इन टेक्स्ट एक्सरसाइज 5, राइट? इन टेक्स्ट एक्सरसाइज 5 क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6 7 8 9. कोई डाउट है इसमें? ओके 6 में डाउट है. फाइन फाइन. क्वेश्चन नंबर 6. सी एक चीज और है, आज वाला जो सेक्शन है ना वो एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है, तो पीडीएफ नहीं मिलेगा आपको, तो प्लीज लिखते रहिएगा साथ में, ठीक है ना एवरीबॉडी? ये नया वर्जन है वन नोट का, इसमें अपग्रेड नहीं होता, पीडीएफ अपलोड नहीं होता, तो लिखते रहना. बट इसका इंटरफेस बढ़िया है, कलर ज्यादा यूज कर सकते हैं, तो रिलेटिवली बेहतर है. बट इसमें एक प्रॉब्लम है कि एक्सपोर्ट नहीं होता, सो प्लीज मेक श्योर यू कीप राइटिंग. हाँ, तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें. क्वेश्चन नंबर 6 है, अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स व्हिच इज प्लेनर. देखो अब प्लेनर कौन कौन सा है? मीथेन. एवरीबॉडी मीथेन प्लेनर है क्या? एवरीबॉडी मीथेन प्लेनर है? मीथेन की बात करें तो देखो क्या है, इट इज अ टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल, राइट? दिस इज ऑब्वियसली टेट्राहेड्रल. नाउ लेट अस टॉक अबाउट CH2Cl2. ठीक है, तो CH2Cl2 की बात करें तो एवरीबॉडी ये प्लेनर होगा क्या? एवरीबॉडी ये प्लेनर होगा? नहीं, ये भी प्लेनर नहीं होगा, दिस इज टेट्राहेड्रल. लेट अस टॉक अबाउट बेंजीन. एवरीबॉडी बताओ, ये लिखना है क्या? कैन आई स्क्रॉल डाउन एवरीबॉडी, बिकॉज आई होप ये लिखना है क्या? ये नोट्स नहीं मिलेंगे, सो प्लीज मेक श्योर इफ यू वांट टू राइट यू कीप राइटिंग. सो लेट अस मूव टू द थर्ड पार्ट. लेट अस टॉक अबाउट बेंजीन. अच्छा, बेंजीन प्लेनर होगा क्या एवरीबॉडी? ये बताओ, बेंजीन प्लेनर होगा? अच्छा, प्लेनर कैसे डिसाइड करते हैं, कुछ आइडिया है? यदि हाइब्रिडाइजेशन लेट्स से हाइब्रिडाइजेशन sp है, लेट्स से यू टॉक अबाउट दिस कंपाउंड. यदि हाइब्रिडाइजेशन sp है तो ये कंपाउंड तो लीनियर होगा ना? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? लीनियर का मतलब क्या? 120 डिग्री 180 डिग्री पे, तो ये तीनों लाइन एक प्लेन में तो आ ही जाएंगे ना एवरीबॉडी. यदि एक पीस ऑफ पेपर पे दिखाते तो तीनों आ ही जाएंगे. तो sp हाइब्रिडाइजेशन में लीनियर होगा, तो ये तो प्लेनर होगा. एवरीबॉडी आई होप इट इज क्लियर, राइट? sp हाइब्रिडाइजेशन में तो प्लेनर है, तो लीनियर होगा ही. स्क्रॉल कर दूं नीचे थोड़ा मैं? एवरीबॉडी कैन स्क्रॉल डाउन? लिखना है क्या? ओके. तो अब जैसे मान लो हाइब्रिडाइजेशन जो है, भावेश बोल रहे पार्ट रिपीट करो प्लीज. देखो भावेश, समझने वाली बात क्या है, एक सेकंड कॉल आ रहा है. हेलो. बढ़िया. मैं एक्चुअली अभी एक लेक्चर में हूँ, मेरा लेक्चर चल रहा है ऑनलाइन. मैं आपको 2:30 पे कॉल करूंगा, चलेगा ना? ठीक है. मैं आपको 2:30 पे कॉल करता हूँ.
कितने बजे? ठीक है ठीक है ठीक है, करता हूँ। ठीक है, ओके 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 ओके। सी तो भावेश आ जाते हैं वापस कॉन्सेप्ट के ऊपर। यदि हाइब्रिडाइजेशन एसपी है तो 180 डिग्री पे होगा, राइट? समझ में आ रही है बात भावेश? तो 180 डिग्री पे एक लाइन में आ जाएगा ना, तो ये तो प्लेन में आएगा ही। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? भावेश समझ में आ रही है नहीं आ रही बात? अब मान लो हाइब्रिडाइजेशन जो है, लेट्स से मान लो हाइब्रिडाइजेशन है sp2, ठीक है एवरीबॉडी, हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। तो मान लो जैसे ये मॉलिक्यूल है bf3, ये मॉलिक्यूल है bf3, तो इसमें 4 एटम्स प्लेन में आ सकते हैं क्या एवरीबॉडी? तुम इनको ट्रायंगुलर प्लेनर बोलते हो ना, एक पेपर पे रखोगे तो ये सारे प्लेन में आ जाएंगे एवरीबॉडी? एक पेपर पे रखोगे तो सारे प्लेन में नहीं आएंगे क्या? तो इसको हम प्लेनर बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं एवरीबॉडी? टेल मी। sp2 प्लेनर होगा, तो ये अपन सीख चुके हैं कि sp और sp2 वाले प्लेन में आ जाएंगे। ये सबको चमक रहा है एवरीबॉडी? ये तो सबको चमक रहा होगा कि sp और sp2 वाले प्लेन में आ जाएंगे। अब आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं sp3 की। क्वेश्चन नंबर 6 ही है, क्वेश्चन नंबर 6 ही है। उसमें एक बच्चे ने पूछा कि कैसे डिसाइड करते हैं कि प्लेनर होगा या नहीं होगा, तो मैं उसको समझा रहा हूं कि कैसे डिसाइड करते हैं। तो अब क्वेश्चन में एक कॉन्सेप्ट आ गया तो मैंने उसको बताना चालू कर दिया, ठीक है। सिद्धेश लिखना है तुम्हें, सिद्धेश। कौन सा एग्जाम्पल नहीं है, क्वेश्चन 6 है माय डियर, क्वेश्चन नंबर 6 है ये। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6 इन टेक्स्ट एक्सरसाइज 5। इज दैट क्लियर कल्पेश? अरे यार जवाब दो भाई। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। सी sp3 की बात कर लेते हैं। तो अब जरा बताओ sp3 में, लेट्स से दिस इज sp3, दिस इज मीथेन, दिस इज टेट्राहेड्रल, ठीक है। अब ये टेट्राहेड्रल तुम्हें समझ में आ जाएगा। ये नया इंटरफेस थोड़ा सा बढ़िया है, इसमें हम अलग अलग कलर दिखा सकते हैं और 3D डायग्राम्स भी बना सकते हैं, केमिकल बॉन्डिंग में जरूरी पड़ता है। तो अब जरा देखो इसमें कितने एटम्स को तुम प्लेन में दिखा सकते हो, इसमें कितने एटम प्लेन आ सकते हैं, ये दिखा सकते हो क्या एवरीबॉडी? ये 4 बॉन्ड्स हैं, सेव नहीं होता है पीडीएफ, ये थोड़ा सा समस्या है नया वाले वर्जन में। तो अब ये कितने प्लेन को तुम एटम्स में दिखा सकते हो? देखो ये एक प्लेन में 3 एटम दिखा सकते हो एवरीबॉडी, 3 दिखा सकते हो ना। तो ये मान लो इसको थोड़ा दिखाते हैं प्लेन 1, ये हो गया प्लेन 1। ये सबको चमक रहा है कि प्लेन 1 में हमने लेट से A1 A2 और A3 3 एटम दिखा दिए। एवरीबॉडी प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स। नाउ लेट अस टेक अप अनदर प्लेन, लेट अस टेक अप अनदर प्लेन एवरीबॉडी। ये वाली प्लेन की बात करते हैं, तो इसमें भी तो 3 एटम आ जाएंगे ना, अलग अलग प्लेन में अलग अलग कलर से दिखा रहा हूं, तुम्हें समझ में आ रहा होगा। तो इसमें मैक्सिमम कितने एटम्स प्लेन में आ सकते हैं एवरीबॉडी, जरा ये बताओ ना। इसमें मैक्सिमम कितने एटम्स प्लेन में आ सकते हैं? तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, maximum number of atoms which can lie in the same plane, which can lie in the same plane, कितना हुआ? 3। ये समझ में आ रहा है सबको? चमक चमक रहा है या नहीं रहा है? इज दैट क्लियर? ओके, तो सारे एटम्स तो मीथेन में प्लेन में नहीं ला सकते ना हम। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? इज दैट क्लियर और नॉट? सारे एटम्स को हम प्लेन में नहीं ला सकते। तो अब देखो तुम्हें क्या समझना है कि sp में ये sp हाइब्रिडाइजेशन है तो ये सारे तीनों लाइन में आ जाएंगे। समझ में आ रहा है? sp हाइब्रिडाइजेशन कुछ इस तरह का है तो तीनों लाइन में आ जाएंगे, लीनियर है तो प्लेनर तो होगा ही। sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो सारे एटम्स प्लेन में आ जाएंगे तो प्लेनर होगा ही। बट यदि हाइब्रिडाइजेशन sp3 है एवरीबॉडी, लाइक वी सॉ हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो ज्यादा से ज्यादा हम 3 एटम्स को प्लेन में ला सकते हैं, सबको प्लेन में नहीं ला सकते हैं। अब ये बात सबके दिमाग में फिट हो जानी चाहिए कि प्लेन में आ सकता है कब और प्लेन में नहीं आ सकता है कब। ये ऑर्गेनिक में भी काफी इंपॉर्टेंट होता है जब तुम पीओएस वगैरह पढ़ोगे, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में, ठीक है। कितने एटम प्लेन में आ सकते हैं, कितने एटम प्लेन में नहीं आ सकते हैं। तो आगे बढ़ जाए। तो आप बताओ बेंजीन में क्या है? बेंजीन में सारे, तुम्हें नहीं लगता बेंजीन में सारे के सारे एटम्स sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं? एवरीबॉडी जस्ट रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स। बेंजीन में तुम्हें नहीं लगता सारे के सारे एटम्स sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं?
तो जब सारे के सारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं एवरीबॉडी, तो अब तुम्हें नहीं लगता कि सारे मॉलिक्यूल्स प्लेन में, सारे आ जाएंगे प्लेन में, सबके सब प्लेन में आएंगे ना? तो आंसर सी होगा या नहीं होगा एवरीबॉडी? आंसर सी होगा। ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ओके, तो इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, आगे बढ़ सकते हैं। ओके, अब लेट अस टॉक, तो अब ये समझ में आ जाना चाहिए सबको कौन सा प्लेन में कौन सा प्लेन में नहीं है। ओके, लेट अस टॉक अबाउट आइसोब्यूटीन। देखो आइसोब्यूटीन की अपन बात करते हैं, तो आइसोब्यूटीन क्या है? लेट अस ट्राई टू, आइसोब्यूटीन बताओ क्या होता है? ब्यूटीन, तो अरे ब्यूटीन में तो सारे एटम्स प्लेन में होंगे क्या? आंसर तो हो गया ना सी, बट फिर भी बात कर लेते हैं आइसोब्यूटीन क्या होगा एवरीबॉडी, जस्ट रिस्पॉन्ड। आइसोब्यूटीन में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, सब लिख के बताओ। अरे आंसर आ गया, फिर भी हमें सीखना है ना भैया, हम तो आंसर थोड़ी निकाल रहे हैं, टेस्ट थोड़ी देख रहे हैं, हमें तो एक एक ऑप्शन डिस्कस करना होगा ना। तो बताओ आइसोब्यूटीन है भैया, ब्यूटीन। इसमें कितने मतलब क्या हाइब्रिडाइजेशन बताओ एटम्स का क्या है? अरे आइसोब्यूटीन तो ये होगा ना, नॉर्मल ब्यूटीन तुम्हारा ये होता है, तो आइसोब्यूटीन तो ये होगा। इज इट क्लियर और नॉट? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? ये है ना आइसोब्यूटीन। तो आइसोब्यूटीन पिरामिडल कैसे बता रहे हो यार? श्रेयस तुम पिरामिडल कैसे बता रहे हो? यहां पर तो देखो क्या है, ये इस तरह का है ना CH2, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, और इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। तो ये दोनों प्लेन में लाई करेंगे क्या? ये एवरीबॉडी ये वाले प्लेन में लाई करेंगे? ये जो कार्बन होगा, ये हाइड्रोजन सारे प्लेन में लाई करेंगे क्या? ज्यादा से ज्यादा दो ही लाई कर सकते हैं, नहीं करेंगे, तो ये आंसर नहीं होगा। समझ में आया? सारे एटम्स प्लेन में लाई नहीं करते। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? तो आंसर अपना सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, और किसी को किसी क्वेश्चन में डाउट है? तो देखो ये प्लेनैरिटी वाला क्वेश्चन मैंने अच्छे से समझाया है, बिकॉज ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये तुमको आना ही चाहिए। इसका ऑर्गेनिक में और इनऑर्गेनिक में बहुत तगड़ा यूज होता है। इसमें किसी को डाउट है? हाँ, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का कॉन्सेप्ट था क्या? नहीं नहीं, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का कॉन्सेप्ट नहीं था श्रेयस। यहाँ पे क्वेश्चन ये था कि कौन से प्लेन में आ सकते हैं, कौन से प्लेन में नहीं आ सकते, तो इसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हो जाती है। ठीक है, तो हमें वो चीजें आनी चाहिए, इसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हो जाती हैं, तो वो सारी चीजें हमें आनी चाहिए। तो उससे रिलेटेड स्टीरियो में, इनऑर्गेनिक में भी तुम बहुत सारी चीजें पढ़ोगे, उसका यूज है, इसलिए मैंने बताया कि ये आना चाहिए, सबको आना चाहिए। आगे बढ़ सकते हैं? इसको किसी को इसमें डाउट तो नहीं है ना भैया? आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। ClO2 का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? ClO2 किधर क्वेश्चन? अच्छा ये ClO2। सोनाली बात करते हैं क्वेश्चन 7 की। ClO2 में क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है बताओ? सोनाली क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 7 है। ClO2 में लग गए 4, बचे कितने एवरीबॉडी? बचे कितने? 3। तो एक्चुअली ये जो ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ये जो ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया ना, ये भी हाइब्रिड ऑर्बिटल में ही रहेगा, ठीक है? नहीं तो ये अनस्टेबल हो जाएगा। नॉर्मली होता क्या है, ClO2 डाइमराइज कर जाता है, ये जो खाली है ना, ये डाइमराइज कर जाता है और ये इस तरह का कुछ बना लेता है, Cl2O4। ठीक है, ये नॉर्मली ऑड इलेक्ट्रॉन डाइमराइज हो जाता है ये, ठीक है? तो इस तरह की बात है। बट यदि इस स्टेट में रहेगा अभी, तो ये भी अनस्टेबल होगा, तो ये भी हाइब्रिड ऑर्बिटल में ही रहेगा, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 होगा, और ये होगा बेंड या फिर वी शेप, ये लीनियर नहीं होगा, ठीक है? वी ही होगा ये भी। ठीक है सोनाली, आगे बढ़े। सोनाली इज इट क्लियर? ओके, आर्यन सेज sp3d2। आर्यन एक बात बताओ यार, बॉन्ड पेयर कितने हैं इसके अंदर? sp2 के आगे सारे नहीं है, हम सारे की बात नहीं करेंगे, अभी हमने सारे सीखा ही नहीं है ना। आर्यन बताओ, इस बॉन्ड पेयर कितने हैं इसके अंदर? 4। अरे बॉन्ड पेयर 4 थोड़ी है, 2 है ना। ठीक है, बॉन्ड पेयर तो 2 ही है। आई होप इट इज क्लियर। और लोन पेयर कितना है? लोन पेयर 2 है, तो स्टेरिक नंबर 4 हो गया ना, 4 हाइब्रिड हाइब्रिड ऑर्बिटल की जरूरत है, तो sp3 तो बता ही देंगे अपन। अब आगे बढ़ जाए।
आगे बढ़ जाए या नहीं बढ़े बताओ, और कुछ डाउट है किसी को तो पूछ लो ना, अदरवाइज विल। दो बॉन्ड पेयर कैसे, लोन पेयर देखो एक्चुअली में स्टेरिक नंबर 4 है, लोन पेयर नहीं है, बट फिर भी ऑड इलेक्ट्रॉन sp3 ऑर्बिटल में ही रहेगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल में ही रहेगा। अरे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को यदि तुम अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में रखोगे तो वो अनस्टेबल हो जाता है। तो जो ऑड इलेक्ट्रॉन वाले सिस्टम होते हैं, जैसे तुम बात कर लो NO2 की, तो ये ऑड इलेक्ट्रॉन वाले क्या करेंगे बताओ, इनके पास कुछ ऑड इलेक्ट्रॉन इस तरह का है, तो ये डाइमराइज कर जाते हैं। बट जब तक अनस्टेबल स्टेट में ऑड इलेक्ट्रॉन भी रहते हैं तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल में ही रहेंगे ना। इज दैट क्लियर? तो ये ऑड इलेक्ट्रॉन भी हाइब्रिड ऑर्बिटल में ही रहता है, तो इन दैट केस वी कैन इजीली से कि ये हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज करेगा। तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल इस केस में लग रहे हैं, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल इस केस में लग रहे हैं, तो इसीलिए इसका sp3 और इसका sp2। एग्जैक्ट डिटेल जो है ना बताया जाएगा तुम्हें, रुक जाओ, बस इतना अभी समझो, MOT नहीं करेंगे यार। अरे आगे बढ़ सकते हैं, नहीं समझे? सी बेसिकली मैं कहना क्या चाह रहा हूं, वैलेंस शेल में जो भी बॉन्ड पेयर है, चाहे वो लोन पेयर है या फिर सिग्मा बॉन्ड है या फिर ऑड इलेक्ट्रॉन है, सब यदि हाइब्रिडाइज्ड होंगे तभी स्टेबल होता है। ठीक है श्रेयस? तो जो भी वैलेंस शेल में होगा अदर देन पाई बॉन्ड, जो सेम प्लेन में लाई करता है मॉलिक्यूलर प्लेन में, उसको हाइब्रिडाइज करना ही पड़ता है। तो यदि ऑड इलेक्ट्रॉन भी है तो वो भी हाइब्रिडाइज्ड होगा। स्टेरिक नंबर 3 होगा NO2 के केस में, और स्टेरिक नंबर 4 होगा ClO2 के केस में, इसीलिए मैंने हाइब्रिडाइजेशन बोला है। अब स्टार्ट कर दें? बट क्यों? अरे भैया इसलिए क्योंकि स्टेबिलिटी करना है ना। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है श्रेयस? हाइब्रिडाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? 4 बॉन्ड अलग अलग तरह के होंगे, तो कोई कमजोर होगा तो वो पहले टूट जाता है। समझ में आ रही बात? जो कमजोर होगा वो पहले टूट जाएगा। तो हाइब्रिडाइजेशन करते ही क्यों है? ताकि सब इक्वली स्ट्रेंथ कैपेबल हो जाए, सारे मजबूत हो जाए, टूटे नहीं, मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी ओवरऑल बढ़ जाए। तो यही कॉन्सेप्ट है। तो ऑड इलेक्ट्रॉन जो है वो अनस्टेबल सिस्टम है ना, उसको स्टेबलाइज नहीं करोगे तो मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा रिएक्टिव रहेगा, तो उसको तो हाइब्रिडाइज करना ही पड़ेगा ना। तो थ्योरेटिकली हाइब्रिडाइजेशन करते ही है स्टेबिलिटी के लिए, तो ऑड इलेक्ट्रॉन को भी करना पड़ेगा। आई होप इट मेक सेंस। अभी के लिए इतना ही बता सकता हूँ, क्योंकि अभी इससे ज्यादा हमने पढ़ा नहीं है बताने के लिए, इतना ही बता सकता हूँ मैं। जैसे जैसे तुम्हें आगे पढ़ते जाओगे, जैसे जैसे डिटेल बताते जाएंगे। हाइब्रिडाइज किया मतलब किया, क्या पूछना चाह रहा है? तुमको एक बार अनम्यूट कर रहा हूं मैं, बताओ तुम्हारा डाउट क्या है? हेलो हाँ बोलो। सर, ऑड इलेक्ट्रॉन को हाइब्रिडाइज किया मतलब एग्जैक्टली क्या किया? एग्जैक्टली ये किया, जैसे मान लो तुम्हें 3 ऑर्बिटल चाहिए, ठीक है? जैसे NO2 के केस में 3 ऑर्बिटल चाहिए ना, 2 सिग्मा बॉन्ड है और एक बच जाएगा, ठीक है? हाँ हाँ तो ये ऑड इलेक्ट्रॉन को कहाँ रखोगे? S में रखोगे, P में रखोगे? P में रखोगे, S में रखोगे? हाँ तो हाइब्रिडाइजेशन मतलब क्या है? बेसिकली बॉन्डिंग जब होती है तो बॉन्ड इस तरह से बनते हैं ताकि सिस्टम मोस्ट स्टेबल स्टेट में रहे। हाँ। मॉलिक्यूल वो सारी चीजें हो जाती हैं जिससे मॉलिक्यूल की ओवरऑल स्टेबिलिटी बढ़ जाए। इज दैट क्लियर? यस सर। तो वो सारी चीजें हो जाएंगी जिससे मॉलिक्यूल की ओवरऑल स्टेबिलिटी बढ़े। तो अब NO2 में भी वो सारी चीजें कर लेगा वो, जिससे ओवरऑल स्टेबिलिटी इसकी बढ़ जाए। तो हाँ ऑड इलेक्ट्रॉन यदि एक अनस्टेबल रीजन है तो इसको भी स्टेबलाइज करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन तो होना ही चाहिए ना थ्योरेटिकली, और ऐसा होता भी है। समझ में आ रहा है? तुम बट वो एक हाइब्रिडाइज करके कहा जाएगा? हाइब्रिड ऑर्बिटल में जाएगा, मतलब कौन से हाइब्रिड ऑर्बिट? sp2, सर बट वो क्यों, मतलब sp2 में क्यों है? क्योंकि 3 स्टेरिक नंबर है, हम्म, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए ना। एक्चुअली इसलिए मैं बोल रहा हूँ, दिस इज नॉट द राइट टाइम टू आस्क दिस क्वेश्चन। ओके अभी तुमने बेंड्स रूल पूरा नहीं पढ़ा है, अभी मैं इतना ही बता सकता हूँ। ओके सर। हाँ, ओके एवरीबॉडी लेट अस स्टार्ट नाउ। एवरीबॉडी कैन यू हियर मी? आवाज आ रही है सही से? अब आगे बढ़ सकते हैं। देखो NO2 वाला केस जो है ना वो अलग है, उसको रहने दो अभी। हर चीज का एक सही समय होता है, हम हर चीज को मतलब किसी भी टाइम पे आंसर नहीं कर सकते हैं। अभी का जो आंसर जितना पढ़ा है उसके बेसिस पे वही बन रहा है। अब आगे बात करते हैं, क्योंकि अभी देखो बॉन्डिंग पूरा तुमने पढ़ा है नहीं है ना अभी, तो सारी चीजें सारे लॉजिक तुम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो?
तो अब हम बात करेंगे, अच्छा वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी में सब लोग कंफर्टेबल है? बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्शन के हिसाब से आप लिख पा रहे हैं? ओके फाइन। तो अब हम बात कर लेते हैं, किसकी बात करेंगे हम लोग बात करते हैं सीरियल नंबर लास्ट क्या था अपना, स्टेरिक नंबर लास्ट क्या था एक बार बताना। स्टेरिक नंबर 5 किया था हमने, पीसीएल 5 नहीं किया था, 5 कर लिया था ना। स्टेरिक नंबर अब 6 की बात करते हैं, स्टेरिक नंबर 6। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा एवरीबॉडी? हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा स्टेरिक नंबर में? sp3d नहीं हुआ था एवरीबॉडी? sp3d नहीं किया था हमने? तो अब इस नेक्स्ट केस करते हैं ना, किया तो था यार मुझे जहां तक याद है, किया है ना। अब 6 की बात कर लेते हैं, sp3d2। सी sp3d2 में क्या कहानी है? sp3d2 में अब खुद सोचो तुम्हारे पास कितने बॉन्ड पेयर्स हैं? तुम्हारे पास बॉन्ड पेयर्स कितने हैं? 6। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? sf6। एवरीबॉडी एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? sf6। इज दैट क्लियर? तो sf6 में अब जरा सोचो कि क्या शेप होना चाहिए इसका। एवरीबॉडी sf6 में क्या शेप होना चाहिए? अब जरा देखो, 6 बॉन्ड एंगल किस तरह से करेंगे अपने आप को ओरिएंट? तुम्हें नहीं लगता कुछ इस तरह से करेंगे? ऊपर वाले प्लेन को मैं अलग कलर से दिखा देता हूं, ये एक ऊपर और ये एक नीचे, ठीक है। अब जरा समझो, इस बार मैं अलग अलग कलर से समझाऊंगा। ये एक स्क्वायर दिख रहा है तुम्हें, ठीक है, ये स्क्वायर तो सबको दिख रहा होगा। अब ऊपर एक पिरामिड एक नीचे पिरामिड बनेगा, देखो एक ऊपर पिरामिड, ये ऐसा पिरामिड है जिसका बेस स्क्वायर है, ये ऐसा पिरामिड है जिसका बेस स्क्वायर है, तो इसको हम बोलते हैं क्या? स्क्वायर बाई पिरामिडल। ये सबको चमक रहा होगा, स्क्वायर के ऊपर पिरामिड, स्क्वायर के नीचे पिरामिड। सो दिस इज स्क्वायर बाई पिरामिडल। आई होप इट इज क्लियर, राइट? अब ठीक है, अब ये तो सबको समझ में आ गया होगा कि बेसिकली हम बात कर रहे हैं कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर की, मतलब जैसे 3D में दिखाएं तुम्हें, तो इस तरह के कुछ स्ट्रक्चर की, जैसे ये बॉन्ड्स हो गए और ये एक ऊपर बॉन्ड बना है और एक ये नीचे बना है, राइट? इज दैट क्लियर? तो अब ये जो है केस, उसमें ये एंगल्स क्या है एवरीबॉडी? दीज एंगल्स आर ऑल 90 डिग्रीज, राइट? दीज एंगल्स आर ऑल 90 डिग्री। तो अब ये बताओ कि टोटल 90 डिग्री एंगल्स कितने होंगे? एवरीबॉडी टोटल 90 डिग्री एंगल कितने होंगे? Sarayu says 12, okay. Anybody else? सारे एंगल्स 90 डिग्री हैं। प्रथमेश says 12। ये सबको चमक रहा है कि 12 कैसे हो गए? ये सबको समझ में आ रहा है 12 कैसे हुए? देखो ये तो प्लेन वाले 90 डिग्री दिख रहे होंगे तुम्हें, ये तो 4 हो ही जाएंगे, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ और एक यहाँ। इसके ऊपर तुमने एक बनाया तो ये भी तो 4 90 डिग्री बना रहा है ना इधर, उसी तरह नीचे वाला भी 4 बनाएगा, तो ये 4 इंटू 3 12 हो गया। इसमें किसी को दिक्कत है? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? ये लिखना है, स्क्रॉल करूं नीचे। See, this is not just called square pyramidal, this is also called octahedron। इसको octahedron बोलते हैं। इसको octahedron क्यों बोलते हैं, कुछ समझ में आ रहा है? एवरीबॉडी इसको octahedron क्यों बोलते हैं, कुछ आइडिया लग रहा है? इसके कितने ट्रायंगुलर फेसेस है जरा देखो तो, इसके ट्रायंगुलर फेसेस कितने हैं? इन ट्रायंगुलर फेसेस को मैं येलो से शेड कर देता हूं। देखो ये एक ट्रायंगुलर फेस हुआ, ये दूसरा ट्रायंगुलर फेस हुआ, ये तीसरा ट्रायंगुलर फेस होगा। तो ऊपर 4 नीचे 4, इसके 8 ट्रायंगुलर फेसेस हैं। इज दैट क्लियर? It is called octahedron because it has 8 triangular faces। ये बात समझ में आ रही है? It is called octahedron because it has 8 triangular faces। इसमें किसी को दिक्कत है तो बताओ, otherwise we'll move ahead।
आगे बढ़ सकते हैं, स्क्रॉल करूं नीचे। ओके, नेक्स्ट केस देखते हैं। स्टेरिक नंबर इस बार 6 ही है, स्टेरिक नंबर 6 है। हाइब्रिडाइजेशन है sp3d2, ठीक है। स्टेरिक नंबर अभी भी 6 है, हाइब्रिडाइजेशन है sp3d2। अब जरा सोचो कि इसका ये क्या होगा, मतलब ज्योमेट्री क्या होगा। पहले तो ज्योमेट्री के साथ साथ एग्जांपल्स भी बताने हैं, ठीक है ना, ज्योमेट्री एंड एग्जांपल्स। अच्छा, अब जरा देखो तो एग्जांपल्स देखते हैं। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, कोई एक एग्जांपल बताओ जिसमें लेट से बॉन्ड पेयर 5 है और लोन पेयर 1 है। IF5 हो जाएगा एवरीबॉडी, IF5, एवरीबॉडी इज दैट क्लियर, IF5। तो IF5 में जरा देखो क्या है, यहाँ पे तो सारे बॉन्ड एंगल देखो, यहाँ कोई एक्सियल और इक्विटोरियल का कॉन्सेप्ट होगा एवरीबॉडी, यहाँ तो सारे बॉन्ड एंगल 90 डिग्री है ना एवरीबॉडी, यहाँ कोई एक्सियल और इक्विटोरियल का कॉन्सेप्ट है, यहाँ नो कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सियल एंड इक्विटोरियल, समझ में आ रहा है, यहाँ पे कोई भी कॉन्सेप्ट एक्सियल और इक्विटोरियल का नहीं है, बिकॉज सारे के सारे बॉन्ड एंगल्स 90 डिग्री हैं। वो होता था किसमें, PCl5 वाले स्ट्रक्चर में, सारे के सारे बॉन्ड एंगल, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, सारे के सारे एंगल्स जो हैं वो 90 डिग्री हैं, ठीक है। अब जरा देखो क्या है, ये जरा देखो, अब ये लोन पेयर आ गया, तो अब ये लोन पेयर कंसिडर नहीं करते, इज दैट क्लियर एवरीबॉडी, ये लोन पेयर कंसिडर करते ही नहीं है, क्योंकि वो लोन पेयर एक्चुअली में बॉन्ड रखता ही नहीं है। तो अब इसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर पिरामिड बोलेंगे, ऐसा पिरामिड जिसका बेस स्क्वायर है। एवरीबॉडी समझ में आ रहा है ये बात, दिस इज कॉल्ड स्क्वायर पिरामिडल, एक ऐसा पिरामिड जिसका बेस स्क्वायर है। अच्छा ये बताओ, अब ये वाले एंगल्स 90 डिग्री हैं क्या, ये वाले एंगल्स अब 90 डिग्री हैं एवरीबॉडी, नहीं है, समझ में आ रहा है क्यों नहीं है एवरीबॉडी, ये बात समझ में आ रहा है क्यों नहीं है। अरे एक बात बताओ, ये लोन पेयर जैसे मान लो ये है केस, ऊपर में लोन पेयर है राइट, ठीक है, और यहाँ पे लेट से ये तुम्हारा कलर में दूसरा यूज कर लेता हूँ, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये मान लो I है, ये F है, ये F है, ये F है, ये F है, और ये नीचे F। तो ये लोन पेयर तुम्हें नहीं लगता सबको नीचे धकेलेगा, सबको नीचे लगेगा, तो ये झुक जाएगा, कुछ समझ में आ रहा है, ये बेंड होने लगेगा, नीचे घूम जाएगा, घूमता जाएगा। जैसे मान लो ये सबको मुक्का मार रहा है तो सब नीचे थोड़े से झुक जाएंगे, तो ये सारे एंगल्स 90 डिग्री से चेंज हो जाएंगे, समझ में आ रहा है। नो एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, कोई भी एंगल जो है 90 डिग्री के बराबर नहीं है, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल्स होंगे 0। ये बात बिल्कुल चमकनी चाहिए सबको, आई होप इट इज क्लियर। यहाँ पे कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं रहेगा, क्योंकि वो रिपेल करके सबको नीचे भगा देगा। FF प्लेन में होगा, FF प्लेन में लास्ट 3 एटम्स तो प्लेन में आ ही सकता है ना भावेश। अच्छा देखो, पिछले केस में प्लेन में रहते हैं, ये बात समझ में आ रहा है, पिछले केस में ये 5 एटम प्लेन में रहेंगे, ये समझ में आ रहा है, ये प्लेन में थोड़ी रहेगा। बट इधर बात कर ले तो ये प्लेन में नहीं रहेंगे, समझ में आ रहा है, ये प्लेन में नहीं रहेंगे, एवरीबॉडी इज दैट क्लियर। एक बच्चे ने पूछा कि ये प्लेन में रहेंगे या नहीं रहेंगे, तो अब बताओ ये प्लेन में रहेंगे क्या, ये तो झुक गया ना, समझ में आ रहा है, तो अब ये प्लेन में कैसे रहेगा। एंगल चेंज होने के बाद भी बेंड होने से क्या पूछना चाह रहे हो श्रेयस। सिर्फ नीचे हो गया, हाँ, तो इसमें तुम्हारा क्वेश्चन क्या है, एंगल चेंज होगा ना। अच्छा एक बात बताओ, ये ये 90 डिग्री है, अब ये थोड़ा झुक गया इस तरह का, तो अब ये 90 रहा क्या एवरीबॉडी, इसको तुम झुकाओगे तो 90 रहेगा। जरा खुद सोचो, इमेजिन करके देखो, तुम्हारे पास एक प्लेन है, उसको थोड़ा झुका दो, वो 90 रहेगा क्या, जितना नजदीक आ रहा है 90 से कम हो रहा है, बढ़ रहा है, 90 तो नहीं रहेगा। जरा खुद इमेजिन करो, ये वाला एंगल है ना, ये वाला एंगल 90 रहेगा, ये झुकाया इसको तो। श्रेयस इज दैट क्लियर।
श्रेयस, इज दैट क्लियर? उसको झुकाएंगे तो 90 रहेगा क्या? अगर दो लोन पेयर हो गए तो बीच वालों का 90 डिग्री एंगल होगा। अगर हाँ सही आ रहे हैं, तुम्हारा सही बात है, दोनों 90 डिग्री हो गए तो हो जाएगा, वो हमारा नेक्स्ट केस है। आगे बढ़ सकते हैं हम लोग अब। ओके, कौन सा चेंज होगा? सारे एंगल्स चेंज हो जाएंगे, यहाँ पे सारे एंगल्स जो 90 डिग्री थे सब चेंज होंगे। इज दैट क्लियर? श्रेयस, इज दैट क्लियर? सारे एंगल्स चेंज हो जाएंगे, ऑल द एंगल्स विल चेंज। फाइन, सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। देखो अब ये थोड़ा इमेजिन करना होगा तुम्हें, है ना? जैसे sp3d की बात करेंगे, स्टेरिक नंबर 6, स्टेरिक नंबर 6 है, उज्जवल, ठीक है, राइट इट डाउन। देखो स्टेरिक नंबर 6 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? एवरीबॉडी, स्टेरिक नंबर 6 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3d2 होगा, राइट? यदि स्टेरिक नंबर 6 है तो हाइब्रिडाइजेशन तो sp3d2 होगा। अब हम ऐसा करते हैं, बॉन्ड पेयर 4 और लोन पेयर 1, सॉरी लोन पेयर 2, तो अब क्या होगा बताओ? शेप एंड एग्जांपल्स, स्क्वायर प्लेनर, गुड। देखो जरा सोचो, एग्जांपल जैसे तुम इसके क्या हो सकते हैं? एग्जांपल हो सकता है XeF4, जेनॉन टेट्राफ्लोराइड। तो अब जो जेनॉन टेट्राफ्लोराइड है, यदि हम इसकी बात करते हैं, अब थोड़े डिफरेंट कलर से दिखा देता हूं मैं तुम्हें। ये ऊपर एक लोन पेयर और एक नीचे लोन पेयर, दोनों बराबर रिपेल करेंगे ना? एवरीबॉडी, दोनों इसको दोनों ढकेलेंगे तो ये ओवरऑल ये एटम्स प्लेन में रहेंगे, राइट? तो अब ये क्या लग रहा है? अब तो ये सिर्फ लग रहा है ये, तो अब इसको हम क्या बोलेंगे एवरीबॉडी? अब 90 डिग्री एंगल रहेगा, दिस विल बी 90 डिग्री, राइट? नाउ दिस विल बी 90 डिग्री, राइट? एंड दिस विल बी कॉल्ड स्क्वायर प्लेनर, क्योंकि एक स्क्वायर है जो कि प्लेन में लाई कर रहा है, तो इसको हम बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर। एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? इसमें किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो, राइट इट डाउन देन। स्टेरिक नंबर वाला नहीं, ऐसा नहीं है, सारे केसेस इंपॉर्टेंट है यार, ऑल द केसेस आर इंपॉर्टेंट। इट नॉट इज द केस दैट स्टेरिक नंबर 6 इज इंपॉर्टेंट, एवरी केस इज इंपॉर्टेंट। आगे बढ़े, लिख लिया सबने? ओके, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। स्टेरिक नंबर 6 तक की हमने बात कर ली। अब स्टेरिक नंबर 6 में और कोई कॉम्बिनेशन हो ही नहीं सकता, ये समझ में आ रहा है? 3 बॉन्ड पेयर और 4 लोन पेयर हो सकता है क्या? या फिर 3 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर हो सकता है? एवरीबॉडी, 3 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर पॉसिबल है? क्यों? क्योंकि देखो 3 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? लोन पेयर 3 यानी 6, 9 इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल है? नहीं है, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं ज्यादा से ज्यादा, वो भी नोबल गैस के। तो अब हम नेक्स्ट केस में जाते हैं, स्टेरिक नंबर की बात कर लेते हैं इस बार, 7। स्टेरिक नंबर 7, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3d3, इज दैट क्लियर? ठीक है ना? अब हम बात करते हैं एग्जांपल्स एंड शेप। देखो एग्जांपल्स तो हो जाएगा IF7। अब खुद सोचो 5 बॉन्ड पेयर कैसे रहेंगे?
एवरीबॉडी ऊपर और नीचे वाले प्लेन में तो दो ही रह सकते हैं ना। तो बेस्ट तरीका क्या है कि एक पेंटागन बना ले, पेंटागन एक बना लेते हैं इस तरह से, ठीक है। लेट अस कॉल इट पेंटागोनल। ये देखो यहाँ पेंटागोनल हो गया, ये पेंटागन है। पेंटागन समझते हो ना, ये वाला एंगल कितना होगा एवरीबॉडी, 360/5 राइट, 72 डिग्री। समझ में आ रही बात? सो लेट मी जस्ट हाईलाइट दिस पेंटागन एज वेल। देखो ये पेंटागन बन गया यहाँ पे। अब ये पेंटागन के ऊपर एक एंगल और एक नीचे एंगल, इस तरह से कुछ रहेगा। दिस इज पेंटागन। अब देखो ये एक ऊपर और एक नीचे, तो अब ये क्या बन गया, दिस इज कॉल्ड पेंटागोनल बाई पिरामिडल। इज दैट क्लियर? एक पेंटागन के ऊपर पिरामिड, पेंटागन के नीचे पिरामिड। ठीक है एवरीबॉडी? अच्छा 72 डिग्री एंगल्स कितने हैं एवरीबॉडी? 72 डिग्री एंगल्स कितने हैं? पूर्वा पाटिल, डू यू हैव एनी डाउट पूर्वा? ओके 5। ओके 90 डिग्री एंगल्स कितने हैं? 90 डिग्री एंगल्स 10। ये सबको समझ में आ रहा है ना 90 डिग्री एंगल्स कैसे हैं? 10। ओके सो प्लीज राइट इट डाउन। इसके और एग्जांपल हो सकते हैं ना, IF7 हो सकता है, XEF6 प्लस हो सकता है एग्जांपल, बट इसका IF7 ही बेस्ट एग्जांपल है। ये सब कंपाउंड्स पे जैसे XeF7 प्लस होगा, बट ये स्टेबल नहीं होता, तो यही एक स्टेबल कंपाउंड है इस केस में। एवरीबॉडी रिटन? ओके सो लेट अस टॉक अबाउट, देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 7 में ही, मतलब स्टेरिक नंबर 7 में ही, लेट अस टॉक अबाउट द नेक्स्ट केस। सी स्टेरिक नंबर 7 ही है और हाइब्रिडाइजेशन अभी भी sp3d3 है, ठीक है ना। स्टेरिक नंबर 7 है, हाइब्रिडाइजेशन sp3d3 है, और इस बार बॉन्ड पेयर 5 है, और लोन पेयर क्या कर लें, नहीं एक सेकंड, बॉन्ड पेयर 6 और लोन पेयर 1। सिद्धेश क्या छूट गया तुम्हारा? सिद्धेश व्हाट डू यू, तुम्हारा क्या छूटा? एवरीबॉडी क्या, सिद्धेश क्या छूटा? फर्स्ट कंडीशन ये वाला छूट गया पूरा का पूरा। मैं ये बोल रहा हूँ कि स्टेरिक नंबर 7 होगा, इसके केस में बॉन्ड पेयर 7 होंगे, तो ये इस तरह से अरेंज करेंगे, एक बीच में पेंटागन बनाएंगे और उसके ऊपर एक एटम होगा और इसके नीचे रहेगा, तो दिस इज कॉल्ड पेंटागोनल बाई पिरामिड। मतलब पेंटागन के ऊपर पिरामिड, पेंटागन के नीचे पिरामिड, ठीक है। इट इज कॉल्ड पेंटागोनल बाई पिरामिड, मतलब पेंटागन के ऊपर पिरामिड, पेंटागन के नीचे पिरामिड। इज दैट क्लियर? Okay, so let us talk about sp3d3 now. Xenon is a noble element. Okay. Actually, Sonali, you will study about it कि xenon क्यों बनाता है, xenon compound बनाता है noble gases में। You will study about it in detail in class 12. It is called p block elements, वहां आप इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। xenon कैसे compound बनाता है, फाइन। वैसे xenon compound बनाता है, ठीक है ना। अभी के लिए इतना ही हम सब समझते हैं। अब देखो sp3d3 में बॉन्ड पेयर 6 रखेंगे और लोन पेयर 1 रखेंगे, तो अब इसमें क्या होगा बताओ एवरीबॉडी? xenon मैक्सिमम कितने बॉन्ड्स बनाता है? नॉर्मली 8-6 से ज्यादा नहीं बनाता। एग्जांपल्स हो जाएंगे XeF6। अब देखो क्या है, तुम सोचोगे कि पेंटागोनल पिरामिडल में एक लोन पेयर ऊपर लगा सकते हैं हम लोग, क्योंकि लोन पेयर 90 डिग्री पे रहता है, राइट। तुम सोचोगे लोन पेयर जो है 90 डिग्री पे रहता है तो ज्यादा दूर रहेगा, तो तुम उसको ऊपर रखोगे, राइट। एवरीबॉडी इसको तुम क्या रखोगे, ऊपर रखोगे, है ना, क्योंकि तुम सोचोगे कि पेंटागोनल बाई पिरामिडल था अपने पास ज्योमेट्री,
राइट। तुम सोचो कि पेंटागोनल बाइपिरामिडल था, 90 डिग्री वाला कम रिपल्शन करेगा, तो इसको 90 पे रखो, 72 पे तो ज्यादा रिपल करेगा। बट ये एक अलग ही केस है। ये क्या होता है, इसको बोलते हैं एक कंसेप्ट होता है, उसको बोलते हैं बैरी सेंटर रोटेशन। बैरी सेंटर रोटेशन, ये कंपाउंड क्या करता है, ये जो ऑर्बिटल है, मतलब ये जो लोन पेयर है, ये बहुत सारे ऑर्बिटल्स को एक तरह से रिपेल कर रहा है एक साथ। तो ये क्या करता है, ये कन्वर्ट होते रहता है अलग अलग फॉर्म्स में, कैसे यहाँ घूमेगा, यहाँ घूमेगा, यहाँ घूमेगा, यहाँ घूमेगा। तो एक्चुअली में बन क्या जाता है, टेल यू, ये एक एक्सेप्शन है एक्चुअली, ये तुमको याद रखना पड़ेगा। क्या सिद्धेश, और स्क्रॉल अप करूं? सिद्धेश और स्क्रॉल अप करूं? ओके, जस्ट अ मिनट, मैं गूगल से तुम्हें दिखाता हूँ XCF6 का होता क्या है। पहले एक बार फोटो देख लो XCF6 का। ये अलग केस है, ये तुमको याद रखना पड़ेगा, ये रेगुलर रूल्स में फिट नहीं पड़ता। XCF6 ही ये केस है, ठीक है। जस्ट अ मिनट, आई विल शो यू द इमेज। इसका ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल है। एक मिनट, मैं अभी गूगल से इमेज तुम्हें दिखा रहा हूँ। थोड़ा सा रुक जाओ, है ना, बताता हूँ तुम्हें। देखो, विल कम टू दिस नाउ। ओके फाइन, ये देखो गूगल पे हमें ये सारे इमेजेस मिले। कैन यू सी दिस? ये आपको दिखाई दे रहा है क्या? ये दिखाई दे रहा है? तो एक्चुअली में इसकी कहानी थोड़ी अलग है, ये एक एक्सेप्शनल कंपाउंड है, इसको याद रखना पड़ता है। देखो क्या है, कई बार हमें एक्सेप्शंस मिल जाते हैं केमिस्ट्री में, ठीक है, तो हमको उसको याद रखना पड़ता है। तो अब जैसे देखो क्या है ये, एक्चुअली में तुम्हें ये जैसे फोटो दिख रहा है, इसमें होना चाहिए कि ये ऊपर होना चाहिए, बट एक्चुअली में होता क्या है, ये रिपेल करते रहता है चारों तरफ, और ये घूमता रहता है। ये जो है ये रिपेल करेगा, ये इलेक्ट्रॉन तुम्हें शायद दिख रहा होगा, कैन यू सी दिस इलेक्ट्रॉन? तो ये घूमता रहता है, ये यहाँ वाला जो है ये घूमता रहता है, घूमता रहता है। तो ऐसा लगता है कि ये एक्चुअली में एक जगह पे फिक्स्ड है ही नहीं, ये घूमता रहता है। जेनॉन के कंपाउंड थोड़े से अनस्टेबल होते हैं, एग्जैक्ट डिटेल्स क्लास 12th में ही पढ़ोगे। तो ये घूमता रहता है, तो ऐसा लगता है कि कोई आदमी जो है छाता लेके बैठा है। ये समझ में आ रहा है? ये इलेक्ट्रॉन एक टोपी बना देता है इसके ऊपर। ये समझ में आ रहा है? यहाँ पे डीलोकलाइज्ड है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं रहता है, ये घूमता रहता है। ये कभी इधर रहेगा, कभी इधर रहेगा, कभी इधर रहेगा, ऐसा रहेगा। तो इसका ये ऐसा लगता है ना कि कोई बंदा आराम से टोपी पहन के बैठा है, मतलब XCF6 को टोपी पहना दो। ये एक अलग केस है, तुमको याद रखना पड़ेगा। एग्जैक्ट डिटेल्स जो है वो तुम क्लास 12th में ही पढ़ोगे। यहाँ पे ऐसा लगता है कि ये जो लोन पेयर है ये पूरा घूम रहा है इस रीजन में। तो ऐसा लगता है कि XCF6 को किसी ने टोपी पहना है, और वो टोपी किसका है? लोन पेयर का है, क्योंकि वो डीलोकलाइज हो रहा है। ये इमेजिन हो पा रहा है एवरीबॉडी? ये लोन पेयर एक्चुअली में घूमता रहता है, तो ऐसा लगता है कि XCF6 को किसी ने टोपी पहना है, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर, राइट? तो अब एक्चुअली में इसका शेप कैसा हो जाता है? एक्चुअली में इसका शेप कैसा हो जाता है, लेट अस सी दिस। तो एक्चुअली में ये टोपी पहना हुआ अपना XCF6 है। तो एक्चुअली में इसका शेप ऐसा रहता है कि अब ये तो फिक्स है ही नहीं, ये तो घूम रहा है, तो इसको कोई फिक्स जगह देते ही नहीं है। तो अब ये XCF6 हो गया, और ये लोन पेयर तो इसके ऊपर घूम रहा है, तो इसको टोपी पहनाओ। तो अब ये क्या होगा, ये लोन पेयर ऊपर घूम रहा है ना, इसको एक कैप लगा दो ऐसा, ये ऊपर में घूमता रहेगा ऐसा ऐसा। टोपी तो नहीं बना एग्जैक्टली तो इसको बोलते हैं कैप्ड ऑक्टाहेड्रन। दिस इज कॉल्ड कैप्ड ऑक्टाहेड्रन और डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रन। तीनों प्लेन में घूमता नहीं, सिर्फ एक प्लेन में घूमता है, ऊपर वाले प्लेन में ही घूमेगा। और ऊपर और नीचे वाले प्लेन तो एक जैसे ही है ना, तुम घुमा दोगे तो वही मिल जाएगा। और ये जो घूमने का प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड बेरी सेंटर रोटेशन। ज्यादा डिटेल में भी नहीं पढ़ना, ठीक है।
एवरीबॉडी आगे बढ़ सकते हैं। ये किसके वजह से होता है श्रेयस? यार देखो, हर चीज का एक सही समय होता है। वी कैन नॉट आंसर यू दिस। मैंने तुम्हें बताया ना कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी रिपल्शन के ज्यादा कुछ बताता ही नहीं है, तो तुम्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी से इसका एग्जैक्ट रीजन कैसे बता दूं? ये थ्योरी सारी चीजें नहीं बताती है, हर थ्योरी सारी चीजें नहीं बताती है, राइट? हर चीज एक बेसिक जानकारी ही देती है। अब जैसे मान लो तुम किसी की जगह गए, तो पेरेंट ने तुम्हें बोला कि बाहर नहीं जाना, बाहर खतरा है। फिर तुमने पूछा क्या खतरा है, तो पेरेंट्स कई बार नहीं बताते कि क्या खतरा है। ठीक है, समझ में आ रही? क्योंकि उस चीज को समझने के लिए वो सही समय नहीं होता है। तो रुक जाओ जी, ये थ्योरी नहीं बताता है ये बात, ज्यादा डिटेल्स नहीं बता सकते यहाँ पर, सिर्फ रिपल्शन से ज्यादा कुछ बात कर ही नहीं सकते, थ्योरी इसी चीज के ऊपर है। आई होप एवरीबॉडी रिटर्न। तो हम ज्यादा जो डिटेल वाली बात है यहाँ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि थ्योरी सिर्फ वही बात करता है रिपल्शन वाली। ओके, नाउ लेट अस से स्टेरिक नंबर की बात करते हैं। स्टेरिक नंबर यहाँ पर कितना है? स्टेरिक नंबर लेट से कितना ले लेते हैं, 7 ले रहे हैं, ठीक है ना? तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 ही रहेगा, नहीं सॉरी sp3d3। बॉन्ड पेयर ले लो 5 और लोन पेयर ले लो 2, ठीक है? ऑलरेडी बॉन्ड पेयर ले लो 5 और लोन पेयर ले लो 2। इज दैट क्लियर? तो अब इस केस में क्या होगा जरा देखते हैं, इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। यहां भी 9 बॉन्ड बने ना, किसकी बात कर रहे हो? हाँ, ये तो अनस्टेबल ही होगा। तो अब देखो यहाँ पर एग्जांपल है तुम्हारे पास XeF5 नेगेटिव। XeF5 नेगेटिव में जेनॉन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, 3 बॉन्ड बनाने में लग गए, सॉरी 5, तो बचे कितने? 2 लोन पेयर बन गए ना, एक एक्स्ट्रा आ गया। तो एक लोन पेयर और एक नीचे, ये तो आराम से एडजस्ट हो जाएगा, ये समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? ये तो एडजस्ट हो जाएगा ना, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो एक ऊपर और एक नीचे, तो इसको क्या बोलेंगे एवरीबॉडी? एवरीबॉडी इसको क्या बोलेंगे? ये प्लेन में आ जाएगा ना, दिस इज कॉल्ड पेंटागोनल प्लेनर। ठीक है, इससे ज्यादा डिटेल में नहीं जरूरत है, क्योंकि इससे ज्यादा कुछ होता ही नहीं है, इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बनते ही नहीं है। तो दिस इज कॉल्ड पेंटागोनल प्लेनर, ये प्लेन में लाई करता है। ठीक है एवरीबॉडी, सबने लिख लिया? प्लीज कीप ऑन राइटिंग। तो ये हो गया वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पे रिपल्शन थ्योरी। तो बेसिकली चीजें तो बहुत सारी हैं, बट तुम एक बार इसको सारा लिख के प्रैक्टिस कर लेना और एग्जाम्पल सॉल्व कर लेना, तो ही हो पाएगा तुम्हारा, नहीं तो हो सकता है भूल जाओगे। ठीक है एवरीबॉडी? तो मैं थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूं आज जो किया है उसका, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। बताओ SF6 का स्ट्रक्चर क्या होगा? SF6 एवरीबॉडी? हाँ, टोटल इसके 9 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, हाँ, क्योंकि XeF5 माइनस है ना, इसलिए। एग्जाम्पल्स लर्न करना नहीं है सिद्धेश, एग्जाम्पल से तुम्हें बॉन्ड पेयर और लोन पेयर पता करना है। हाँ, तुम क्या बॉन्ड पेयर और क्या लोन पेयर पे क्या सवाल आते हैं वो कर सकते। वीके जायसवाल का रुक जाओ, टाइम आएगा तो बताएंगे। SF6 का क्या होगा बताओ? ऑक्टाहेड्रन। XeF4 का क्या होगा बताओ एवरीबॉडी? XeF4 का क्या होगा? XeF4 जेनॉन टेट्राफ्लोराइड। एवरीबॉडी, जेनॉन टेट्राफ्लोराइड का क्या होगा स्ट्रक्चर? स्क्वायर प्लेनर। फाइन, ओके, आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही। तो ये तो अब हो जाएगा, अब आगे बढ़ सकते हैं एवरीबॉडी? एवरीबॉडी आगे बढ़ सकते हैं? व्हाट इज द एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन कोऑर्डिनेशन नंबर एंड स्टेरिक नंबर? अरे श्रेयस, तुम यार ये क्यों सवाल पूछ रहे हो? कोऑर्डिनेशन नंबर तुमने भी पढ़ा कहाँ है? अरे कोऑर्डिनेशन नंबर तो अभी पढ़ा ही नहीं है ना, वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में पढ़ रहा है। अरे रुक जाओ यार, हर चीज का सही समय होता है। अभी तुम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का सवाल पूछोगे केमिकल बॉन्डिंग में, तो कोई बताएगा? क्यों बताएगा बताओ? बाकी बच्चे भी तो कंफ्यूज हो जाएंगे। सही चीज को सही जगह पे पूछो तो ही बता पाएंगे आंसर। ठीक है, जेडीली में तुमने कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ा होगा, बट वो इस चैप्टर में नहीं है ना, वो क्लास 12th की चीज है। हम कैसे बात कर लें इसके बारे में? डिफरेंस तुम कैसे समझा दें? हाँ, बॉन्डिंग में दिया होगा। जेडीली एक्चुअली में वो इस तरह का बुक है जिसमें बहुत सारी चीजें एक साथ दे देते हैं। वैसा थोड़ी लिखा है कि क्लास 11 के बच्चे के लिए।
ऐसा उसमें कहीं नहीं लिखा होता है, ठीक है, उसको तो कोई भी पढ़ सकता है, ठीक है ना, वो क्लास 11th के बच्चे के लिए नहीं बनाई गई है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा रुक जाओ, सही समय पे ही बता पाएंगे। SF6 का स्क्वायर बाई पिरामिडल होगा, हाँ स्क्वायर बाई पिरामिडल को ही तो बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल, ठीक है ध्रुविल। श्रेयस रुक जाओ, अभी अभी बात कर रहे हैं यार, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर रिपल्शन थ्योरी के ऊपर ही डिस्कस करेंगे, उसी के ऊपर करने दो तुम, थोड़ा रुको अभी। ओके, सो लेट अस टॉक अबाउट इफेक्ट ऑफ बॉन्ड एंगल, या फिर इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन बॉन्ड एंगल। हाँ SF6 ऑक्टाहेड्रन होगा। अच्छा एक बात बताओ, क्या बॉन्ड एंगल जो है, सी बॉन्ड एंगल सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है ज्योमेट्री के ऊपर क्या? सी लेट अस टॉक अबाउट कंपाउंड्स, लाइक देखो NH3, PH3, ASH3, SbH3 एंड BiH3। ठीक है, NH3, PH3, ASH3, SbH3 और BiH3। अब ये बताओ, इनके केस में जैसे NH3 है, PH3 है, ASH3 है, SbH3 और BiH3 है, इनके केस में तुम्हें नहीं लगता है हर केस में बॉन्ड पेयर 3 और लोन पेयर 1 है? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? इस बात से सब लोग कन्विंस्ड हो? बॉन्ड पेयर हर केस में 3 है और लोन पेयर हर केस में 1 है, इज इट क्लियर? तो इसका शेप क्या होगा बताओ? पिरामिडल होगा, राइट? इसका शेप होगा पिरामिडल। यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? ओके फाइन। अब जरा बताओ, क्या इन सब के बॉन्ड एंगल सेम होंगे? इसका बॉन्ड एंगल θ1 है, शेप तो सेम होगा। इसका बॉन्ड एंगल θ2 है, इसका बॉन्ड एंगल θ3 है, θ4, θ5, ये बॉन्ड एंगल सेम होगा क्या? नहीं ना। तो अब देखो, ये बॉन्ड एंगल हम पता कर सकते हैं कैसे? लेट अस सी दिस। इसको बॉन्ड एंगल हम कैसे पता करेंगे, जैसे समझते हैं इस चीज को पहले तो। जैसे मान लो तुम्हारे पास एक बॉन्ड एंगल है, लेट्स से दिस इज योर कंपाउंड NH3, है ना, ये बॉन्ड एंगल है। तो बॉन्ड एंगल बताओ किस जगह पे रिपल्शन की वजह से डिसाइड होता है? एवरीबॉडी, बॉन्ड एंगल किस जगह पे रिपल्शन की वजह से डिसाइड होता है? यहां पे ज्यादा रिपल्शन होगा तो ज्यादा बॉन्ड एंगल होगा, या यहां पे ज्यादा रिपल्शन होगा तो ज्यादा बॉन्ड एंगल होगा? ये बताओ, मतलब लोन पेयर बॉन्ड पेयर तो यहाँ पर सेम है एवरीबॉडी, यहाँ पर हम लोग उसकी बात नहीं कर रहे हैं लोन पेयर बॉन्ड पेयर की, हम थोड़ी आगे बात कर रहे हैं अभी। हम इनकी भी बॉन्ड एंगल सेम नहीं होती एवरीबॉडी, समझ में आ रही है बातें, नहीं आ रही है? अच्छा, कैन यू सी माई वीडियो? क्या मैं दिख रहा हूँ तुम्हें? एक सेकंड, लेट मी स्टार्ट माई वीडियो। कैन यू सी मी? आई हैव 2 पेन्स विथ मी, कैन यू सी मी? नहीं दिख रहा? यू कैन सी फ्रॉम योर वीडियो सेक्शन इफ यू कैन सी मी। मैंने तो अपना वीडियो अभी ऑन रखा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है? कैन यू सी मी? आई एम होल्डिंग दीज 2 पेन्स विथ मी, राइट? तो अब let us take another pen, let's say I have taken another one, एक और पेन ले लेता हूँ मैं। So let's say this is the combination of pens I have, तो ये पिरामिडल हो गया ना? I hope you can see this, ये पिरामिडल हो गया। तो अब जरा बताओ कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, या यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो होगा? इस रीजन पे यानी सेंटर पे ज्यादा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, या यहाँ पे? एवरीबॉडी कैन यू समझ में आ रही बात? देखो, यदि सेंट्रल एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, जैसे नाइट्रोजन जो है थोड़ा ऊपर लूं, कैन यू सी इट नाउ? पेन ऊपर पकड़ो। अरे भैया, इससे ऊपर कैसे पकड़ूंगा मैं? ऊपर खींचो इसको या नीचे खींचो, क्या बोलना चाह रहे हो? ये इज इट बेटर नाउ? हाँ ठीक है। तो अब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो बॉन्ड एंगल है, लेट्स से देखो ये नाइट्रोजन है यहाँ पे और ये 3 हाइड्रोजन है, राइट? ये नाइट्रोजन है और 3 हाइड्रोजन है। तो अब यहाँ पे यदि नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहाँ खींचेगा ना बॉन्ड एंगल, ये समझ में आ रहा है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लेके यहाँ बढ़ा देगा, तो यदि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो बॉन्ड एंगल बड़ा हो जाएगा।
अब मैं इसको छोटा ही कर लेता हूँ, मतलब 2 पेन रखता हूँ। ये जरा समझने की कोशिश करो, ये मेरा एंगल है। यदि सेंट्रल एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सेंट्रल एटम, तो यहाँ पे खींच के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, राइट? तो यहाँ पे खींच के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा तो ये एंगल बड़ा हो जाएगा। समझ में आ रहा है? और यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, यानी इसने खींच लिया, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्ड एंगल कम होगा। तो बॉन्ड एंगल यहाँ पे रिपल्शन से डिफाइन होता है, ना कि यहाँ पे। तो सेंट्रल एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नजदीक खींच लेता है, बॉन्ड एंगल बड़ा हो जाता है। और यदि सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो खींच लेगा, बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर और नॉट? सो इफ आई हैव टू एक्सप्लेन दिस इज माय एंगल्स, तो रिपल्शन यदि यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे रिपल्शन ज्यादा है तो बॉन्ड एंगल ज्यादा है, यहाँ पे रिपल्शन कम है तो बॉन्ड एंगल कम है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर और नॉट? फाइन। तो अब देखो रिपल्शन के बेसिस पे क्या बोलेंगे। तो अब देखो क्या है, यदि एक्स सेंट्रल, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम का ज्यादा है, एवरीबॉडी ये समझने की कोशिश करो, यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम का ज्यादा है, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम का ज्यादा है, तो रिपल्शन एट द सेंट्रल एटम, रिपल्शन एट द सेंट्रल एटम भी ज्यादा होगा। यदि सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो रिपल्शन एट द सेंट्रल एटम विल आल्सो बी हाई। देन डोंट यू थिंक बॉन्ड एंगल विल आल्सो बी हाई? यदि सेंट्रल एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो रिपल्शन ज्यादा क्रिएट कर देगा, बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। तो यदि हम ऐसा बोलें कि बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स सेंट्रल, तो ये सही होगा या गलत होगा? सेंट्रल एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन अपने पास बुला लेगा, ज्यादा खींच लेगा और बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। ठीक है, तो राइट इट डाउन। एक्स सेंट्रल क्या है? एक्स सेंट्रल इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल। एक्स सेंट्रल मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। आगे बढ़े, एवरीबॉडी रिटन? ओके, तो अब जैसे बॉन्ड एंगल की बात करें तो NH3 होगा, ठीक है, फिर PH3 होगा, ASH3 होगा, SbH3 होगा और BiH3 होगा। इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी इज इट क्लियर और नॉट? NH3 का सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल होगा, दैट इज क्वाइट ऑब्वियस थिंग। NH3 will have the highest value of bond angle. I hope it makes sense and it is clear to you, right? भावेश पूछ रहा है रिपल्शन क्यों बढ़ेगा। अरे भावेश, हमने ये सीखा ना कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो अपने तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींच लेगा, तो उसके कारण होगा क्या कि वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा, जिसके कारण एंगल बढ़ जाएगा। दैट इज द कॉन्सेप्ट। आई होप इट मेक्स सेंस एंड इज क्लियर टू यू। अरे भैया, इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो अपने पास रिपल्शन बढ़ा लेगा ना, खींच खींच के इलेक्ट्रॉन बढ़ा लिया अपने पास, रिपल्शन ज्यादा हो गया, उसका एंगल बढ़ गया। ओके, H2O और H2S में बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा होगा एवरीबॉडी? H2O और H2S दोनों देखो सेम ही टाइप का है। H2O में भी 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, और H2S में भी 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर। सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका होगा? H2O या H2S? अरे H2O, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना H2O। तो हमने सीखा ना बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स सेंट्रल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इज दैट क्लियर?
ओके आगे बढ़े। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो याद रखनी पड़ेगी ना, उसका तो तुमने पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड सीखा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो तुम्हें पता ही चलता है ना किसका ज्यादा है किसका कम है, वो पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड्स तो पढ़ा है ना हमने, तो उसके बेसिस पे करेंगे हम लोग। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। अच्छा ऐसा बोल सकते हैं क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो, अब जैसे मान लो तुम्हारे पास कुछ कंपाउंड है NCl3, ठीक है। एक काम कर दो, पहले NF3 लिखता हूँ। NF3, NCl3, Ni3, इस तरह से, ठीक है। या फिर ऐसा करो, ये केस भी हो गया H2O और F2O, कोई भी केस ले लो, ठीक है। इसमें क्या है तुम्हें दिख रहा है, हाँ लेक्चर तो, अरे लेक्चर के तो तुम्हें वीडियो लेक्चर तो मिल ही जाता है ना यूट्यूब पे, ऐप पे भी अपलोड होता ही है तुम लोग का, एवरीबॉडी ये तो अपलोड होता है ना। तो अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने सेंट्रल को रखा है सेम, यहाँ पे हमने सेंट्रल को रख दिया सेम, सेंट्रल एटम सेम रखा है पिछले बार, और इस बार सब्स्टिट्यूएंट चेंज कर रहे हैं, राइट। सब्स्टिट्यूएंट यहाँ भी सेम सब्स्टिट्यूएंट चेंज कर रहे हैं। तो अब बताओ बॉन्ड एंगल किस में ज्यादा होगा, इस वाले केस में बताओ किसका ज्यादा होगा। मतलब पहले चलो NF3 का ज्यादा होगा, ओके। अच्छा इसमें बताओ तो H2O और F2O में किसका ज्यादा बॉन्ड एंगल होगा। एवरीबॉडी H2O एंड F2O में, OF2 में बॉन्ड एंगल किसका होगा ज्यादा, OF2, ठीक है। बाकी लोग बताइए। ओके तो अब ये बात बताओ, OF2 में बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, दैट इज ट्रू, या फिर तो ऐसा क्यों बताओ, F2O में बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा या फिर H2O में, OF2 लोग बता रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, जरा समझने की कोशिश करो, ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड की वजह से होगा क्या। हमने सीखा है कि बॉन्ड एंगल तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसके बेसिस पे डिसाइड होता है ना, एवरीबॉडी इज दैट क्लियर। बॉन्ड एंगल तो यहाँ पे जो है उसकी वजह से डिसाइड होता है। तो अब बताओ, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन खींच लेगा अपनी तरफ और ये इसकी तरफ खींच लेगा, तो रिपल्शन सेंट्रल एटम पे ज्यादा कहाँ है, एवरीबॉडी रिपल्शन सेंट्रल एटम पे ज्यादा कहाँ है, H2O में ना। तो बॉन्ड एंगल H2O का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू F2O। अरे बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X सेंट्रल, तुमने एक्चुअली में ऑर्गेनिक में पढ़ा है। अरे ऑर्गेनिक में क्या होता है जरा समझने की कोशिश करो, मान लो तुमने यहाँ पे CH3 रख दिया और यहाँ पे तुमने C2H5 रख दिया, अब दोनों तो कार्बन ही है ना यहाँ पे, ये समझ में आ रहा है, दोनों जगह पे कार्बन, कोई अंतर नहीं है। तो अब ये बड़ा ग्रुप है तो ये ज्यादा रिपेल करेगा, फिर वो देखते हैं, इज दैट क्लियर। तो यहाँ पे ज्यादा रिपल्शन होगा क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉनिक सेम है। और कार्बन में देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड में ना कोई और एलिमेंट होता ही नहीं कार्बन के अलावा, तो सिर्फ साइज ही देखते हैं, क्योंकि हमको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिव हर बार कार्बन ही मिलेगा हमको, इज दैट क्लियर। तो वहां तुम लगा सकते हो। अरे मैं ये पूछ रहा हूँ श्रेयस, कि मान लो तुम्हारे पास OCH3 है, CH3, और यहाँ पे C2H5 C2H5, तो यहाँ तो सेंट्रल भी सेम है ना, और सब्स्टिट्यूएंट भी सेम है, इज दैट क्लियर। अच्छा ये यहाँ पे देखो हमने क्या पढ़ा था, बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X सेंट्रल, एंड अभी सब्स्टिट्यूएंट की बात कर रहे हैं, तो देखो X सब्स्टिट्यूएंट यदि ज्यादा है, ये तो अभी बता रहा हूँ, X सब्स्टिट्यूएंट यदि ज्यादा है तो होगा क्या, यदि सब्स्टिट्यूएंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, समझने की कोशिश करो, द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट्स अवे फ्रॉम द ओरिजिन, या फिर शिफ्ट्स अवे फ्रॉम सेंट्रल एटम, ये समझ में आ रहा है श्रेयस, इज दैट क्लियर।
यदि सब्स्टिट्यूएंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, समझने की कोशिश करो, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरफ चला जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, हाँ, ऊपर वाले में Ni3 का ज्यादा होगा। ऊपर वाले की बात करेंगे, पहले इसकी बात करते हैं। तो अब जरा देखो होता क्या है, तो यहां पे रिपल्शन कम हो जाएगा ना, यहां पे रिपल्शन कम हो जाएगा। इज दैट क्लियर? रिपल्शन कम होगा तो बॉन्ड एंगल जो है वो कम हो जाएगा। एफ एफ में रिपल्शन, अरे भैया वही तो मैं समझा रहा हूँ, एफ एफ में रिपल्शन उतना मायने नहीं रखता है। एवरीबॉडी, एफ एफ में रिपल्शन उतना मायने रखता है क्या? अच्छा, तुम्हें ये तो बात समझ में आ रहा हो कि रिपल्शन डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। एवरीबॉडी, कैन यू सी दिस फोटो व्हिच आई एम शेयरिंग? मेरी तरफ देखो, कैन यू सी मी? एवरीबॉडी, कैन यू सी मी? ओके, कैन यू सी मी? फाइन। अब बताओ, ये दो एटम्स यहाँ पे फ्लोरीन होंगे, कैन यू सी? यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे फ्लोरीन है, तो तुम्हें नहीं लगता है फ्लोरीन काफी ज्यादा डिस्टेंस पे है? एवरीबॉडी, तुम्हें नहीं लगता फ्लोरीन काफी ज्यादा डिस्टेंस पे है, और ये यहाँ पे बहुत कम डिस्टेंस पे है? तो तुम्हें नहीं लगता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और जो रिपल्शन है वो डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है? तो ये डिस्टेंस एक्चुअली में बहुत ज्यादा है इस डिस्टेंस से, तो हम ये डिस्टेंस देखते हैं, ना कि ये डिस्टेंस। समझ में आ रहा है? इनके साइजेस तब देखते हैं जब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। जैसे जो एग्जांपल मैंने तुम्हें दिखाया CH3 और C2H5 से। ये समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है? ये बड़े ग्रुप्स तब हम देखते हैं जब सब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। समझ में आ रहा है? ठीक है, किसी को डाउट है अब? तो आगे बढ़ जाएं। ठीक है, तो अब ये जो जनरल कॉन्सेप्ट ये है कि बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स सेंट्रल। इज दैट क्लियर? Bond angle is inversely proportional to x central. Is that clear? Everybody, is that clear? तो अब बताओ, आर्यन says no. आर्यन, तुम्हें क्या डाउट है? बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। अरे, ये एक्स सेंट्रल लिख दिया यार, वो सब्स्टिट्यूएंट है। सॉरी सॉरी सॉरी, ये सेंट्रल लिख दिया है, इसको सब्स्टिट्यूएंट करो। ये एक्स सब्स्टिट्यूएंट होगा, ठीक है, ठीक, गलती से लिख दिया मैंने। ये होगा एक्स सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। यहाँ सब्स्टिट्यूएंट की बात कर रहे हैं ना, ठीक। हाँ, तो ये समझ में आया ना? सेंट्रल के देखो, जो इलेक्ट्रॉन नजदीक लाएगा ना वो बॉन्ड एंगल बढ़ाएगा। तो सेंट्रल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो बॉन्ड एंगल बढ़ाएगा, सब्स्टिट्यूएंट दूर ले जाएगा तो बॉन्ड एंगल कम करेगा ना। जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेंट्रल की तरफ लाता है वो बॉन्ड एंगल बढ़ाएगा, और जो लेके जाता है वो कम करेगा। तो सेंट्रल की ज्यादा है तो लेके जाएगा। ठीक है एवरीबॉडी? तो अब बताओ, इसमें इन तीनों में सबसे ज्यादा किसका होगा बॉन्ड एंगल? इन तीनों में सबसे ज्यादा किसका होगा? NF3, NCl3 और Ni3। सेंट्रल सेम है, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल Ni3 में होगा। समझ में आ रहा है? ये नहीं आ रहा? ठीक है, अब ये सोचोगे कि Ni3 बल्कि है इसलिए आ गया बड़ा बॉन्ड एंगल, तो वो रीजन नहीं है। Ni3 में आयोडीन बल्कि है, ये रीजन नहीं है एवरीबॉडी। ये समझ में आ रहा है? एक्चुअली में रीजन ये है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पे सबसे ज्यादा है Ni3 के केस में। बल्कि वगैरह ग्रुप तब देखते हैं ना जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर जगह कार्बन ही है तो वहां लग जाता है, क्योंकि कार्बन ही देखना है हर बार, कोई टेंशन है नहीं। आगे बढ़ सकते हैं एवरीबॉडी? आगे बढ़ सकते हैं? ओके, फाइन। तो अब एक काम करो, इंटेक्स एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन जो बचे हुए वो कर लो, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा। इंटेक्स एक्सरसाइज 5 का क्वेश्चन 1, बिकॉज हमने काफी पढ़ लिया, थोड़ा प्रैक्टिस करना जरूरी है। इंटेक्स एक्सरसाइज ये लिख लिया? नीचे स्क्रॉल करूं? ओके, इंटेक्स एक्सरसाइज क्वेश्चन जो बच गए वो कर लो।
नहीं नहीं, अभी थोड़ा सा करेंगे, अभी तो कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी। इन टेक्स्ट एक्सरसाइज 5 क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या है? इन टेक्स्ट एक्सरसाइज 6 नहीं, 5 बोला है मैंने अभी। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या है एवरीबॉडी? sp3d2 क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल होगा, राइट? ओके, इसमें तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, द स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल इज फाउंड इन, एवरीबॉडी व्हाट विल बी द आंसर? स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल, सबसे छोटा बॉन्ड एंगल किधर होगा बताओ? IF7 में 72 डिग्री, समझ में आ रहा है बात? ओके कूल। क्वेश्चन 3 समझ में आ रहा है क्या होगा आंसर? द शेप्स ऑफ BCl3, PCl3 एंड ICl3 कैसे होंगे सब? BCl3 क्या होगा बताओ? सेम है क्या? अरे BCl3 क्या होगा? BCl3 पिरामिडल, ट्राइगोनल, प्लेनर है ये। PCl3 क्या है? PCl3 क्या है एवरीबॉडी? पिरामिडल है ना। और ICl3? ये तो टी शेप्ड है, तो क्या होगा आंसर? ऑल आर इनकरेक्ट, डी होगा आंसर। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, PF5 का स्ट्रक्चर बताते जाओ, PF5 का स्ट्रक्चर बताते जाओ। PF5 का स्ट्रक्चर बताओ। तो टेट्रागोनल बाइपिरामिडल होगा, इसमें तो किसी को दिक्कत होना नहीं चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, द ज्योमेट्री ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड मॉलिक्यूल क्या होगा? ट्राइगोनल प्लेनर होगा, गुड। क्वेश्चन 6, अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स व्हिच इज प्लेनर, ये तो कर चुके हैं हम लोग। 4 में लोन पेयर कितने होंगे? एक भी नहीं होंगे, ठीक है भावेश, एक भी नहीं होगा। ओके, 7 कर चुके हैं ना हमने 7 तो किया है, 7 होमवर्क दिया होगा। 10 तो हो ही गया, 10 कर लो। टेन हो गया, ठीक है। फिफ्थ डाउट है, तो सल्फर ट्राइऑक्साइड मॉलिक्यूल क्या होगा एवरीबॉडी? सल्फर ट्राइऑक्साइड क्या होगा? 3 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर, क्या होगा एवरीबॉडी? 3 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर में क्या होगा? ट्राइगोनल प्लेनर होगा ना। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? SO3 में इट विल बी ट्राइगोनल प्लेनर। क्वेश्चन नंबर 9, the compounds formed by Xe3 will have the structure। देखो sp3d जो हाइब्रिडाइजेशन है उसमें क्या स्ट्रक्चर होगा, खुद सोचो। sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, ये हमने पढ़ा तो है। what do you think is this? This is trigonal bipyramidal। is that clear? आगे बढ़े एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? तो देखो अभी तक हमने क्या किया है, अभी हमने क्या क्या सीखा है। अब हमें बेसिक हाइब्रिडाइजेशन आता है। सिद्ध बोल रहा है नहीं समझा। अरे ये तो लास्ट लेक्चर में किया था ना हमने। sp3d में 5 बॉन्ड पेयर है, तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल तो ही होगा। क्या दिक्कत है इसमें? ओके, आगे बढ़ जा सकते हैं एवरीबॉडी, प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स। ओके,
अब देखो अभी तक हमने क्या सीखा है, अभी हमने बेसिक हाइब्रिडाइजेशन सीखा है, ठीक है, हमने जो चीजें सीखी उस पर ध्यान दो। बेसिक हाइब्रिडाइजेशन सीखा है, थोड़ा बहुत अनसिमेट्रिकल हाइब्रिडाइजेशन सीखा है, वीबीटी सीखा है, और बॉन्ड एंगल समझने के लिए वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी सीखा है। ये बात समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? ठीक है। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, बॉन्ड एंगल्स, अब हम लोग देखेंगे बॉन्ड एंगल्स। अब थोड़ा हम डिटेल में बात करेंगे। अब बॉन्ड एंगल्स थ्रू बेंड्स रूल, ये समझ में आ रहा है? बेंड्स रूल याद आ रहा है? बेंड्स रूल से देखेंगे हम एवरीबॉडी, बॉन्ड एंगल्स थ्रू बेंड्स रूल। अब हम हाइब्रिडाइजेशन से बॉन्ड एंगल की बात करने वाले हैं, हाइब्रिडाइजेशन से बॉन्ड एंगल की बात करने वाले हैं। अब देखो बेंड्स रूल क्या सिखाता है हमें, हमें बोलता है कि बॉन्ड एंगल, एवरीबॉडी बॉन्ड एंगल जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर। इज दैट क्लियर? बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? Angle is directly proportional to percentage as character. Okay. And bond length is inversely proportional to percentage as character. Is that clear? अरे हमने लास्ट क्लास में तो पढ़ा था, ये सबको याद आ रहा है? हमने पढ़ा था ना ये, बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एज कैरेक्टर एंड बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एज कैरेक्टर। ये कोई नई कहानी तो नहीं बता रहा हूं मैं, ये तो पुरानी बात है ना, हमने सीखा है इसको। बॉन्ड लेंथ इज, हाँ बॉन्ड, और ये इनवर्सली होता है। ये देखो sp3 है, मान लो s ज्यादा होगा तो p तो कम होगा ना, ये तो क्वाइट ऑब्वियस सी बात है, s ज्यादा है तो p तो कम होगा। हाँ, अब बॉन्ड एंगल की बात करो तो बॉन्ड एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है परसेंटेज p कैरेक्टर के, और बॉन्ड लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है परसेंटेज p कैरेक्टर के। d कैरेक्टर सबसे लास्ट में, d से एक्चुअली बॉन्ड ज्यादा बनता ही नहीं है, ठीक है, d से तो बॉन्ड बनता ही नहीं है, यदि d से बनता है तो सबसे लंबा बॉन्ड d से ही बनेगा, ठीक है, ठीक है श्रेयस? हाँ, विल कम टू दैट, सो डोंट वरी अबाउट इट। ओके, आगे बढ़ सकते हैं एवरीबॉडी? हाँ श्रेयस, तुम्हारी बात अब जेन्युइन है, अब हम डिस्कस करेंगे जो तुम पूछ रहे हो, अभी टाइम है उसका। नाउ दिस इज द राइट टाइम टू आंसर, जो तुमने पूछा है अभी उसका आंसर अब हम करेंगे, सो डोंट वरी, विल आंसर योर क्वेश्चन नाउ। sp3d की बात कर रहे हो ना? हाँ, तो विल डिस्कस दैट, अभी सब टाइम आ गया क्योंकि हमने चीजें आप सीख ली हैं काफी हद तक। तो अब देखो क्या है, हमने सीखा था क्या, हमने सीखा था एवरीबॉडी क्या, sp3 तक सीखा था, राइट? हमने sp3d में बात करी थी कितना s कैरेक्टर है p कैरेक्टर, बात नहीं की थी, याद है तुम्हें? हमने sp3 पे रोक दिया था काम और आगे बोला था वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे रिपल्शन थ्योरी के बाद। तो अब तो हम पढ़ चुके हैं, हम इसकी बात कर सकते हैं। तो देखो हमने क्या सीखा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे रिपल्शन थ्योरी के हिसाब से ये वाला जो होता है, दिस इज अ ट्रायंगुलर रीजन, राइट? ये बनता है ट्रायंगुलर, राइट? और ये वाली एंगल होती है 120 डिग्री, ठीक है ना एवरीबॉडी? और ये वाली एंगल होती है 90 डिग्री, और ये जो बॉन्ड है इसको बोलते हैं अपन एक्सियल, और ये जो बॉन्ड है उसको अपन बोलते हैं इक्विटोरियल। आई होप इट मेक्स सेंस, इट इज क्लियर टू एवरीवन, राइट? एवरीबॉडी ये बात तो समझ में आ रही होगी। अब हमने ये भी सीखा है कि एक्सियल वाले जो बॉन्ड्स होते हैं वो लंबे होते हैं एज कंपेयर टू इक्विटोरियल बॉन्ड्स, राइट? एक्सियल वाले बॉन्ड्स जो है वो थोड़े लंबे होते हैं एज कंपेयर टू इक्विटोरियल। इसको हम बेंड्स रूल से कैसे सिखाएंगे? अब जरा देखो ये वाला एंगल जो है वो कितना है, अच्छा ये दोनों बॉन्ड लेंथ ए है और ये बी है, सो ए इज नॉट इक्वल टू बी, ये तो सबको चमक रहा होगा एवरीबॉडी, ए इज नॉट इक्वल टू बी। इसका मतलब इनके हाइब्रिडाइजेशन सेम नहीं हो सकते, इनका एस कैरेक्टर पी कैरेक्टर सेम नहीं हो सकता। अब जरा देखो cos 120 इज इक्वल टू s बाई एस माइनस 1, तो cos 120 क्या होता है एवरीबॉडी बताओ? cos 120 क्या होता है? -1, अरे बताओ, -1/2 होता है, ठीक है। तो अब आया 1 माइनस एस इज इक्वल टू 2s, तो s क्या आ गया एवरीबॉडी? s आया 1/3 और p आया 2/3, यानी कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ?
S 1/3 है और P 2/3 है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो रहा है एवरीबॉडी? ये हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तभी ये ट्रायंगल बन रहा है। कुछ समझ में आ रहा? सॉरी sp3 नहीं यार, sp2। ये कुछ समझ में आ रहा है? ये एक्चुअली में सिमेट्रिकल हाइब्रिडाइजेशन है ही नहीं, ये ट्रायंगल बन रहा है प्रॉपर। तो ये जो तीनों हैं इनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी एवरीबॉडी? इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2। और ये जो दो हैं इनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी एवरीबॉडी? इनकी हाइब्रिडाइजेशन होगी pd। तो अब इनमें देखो s कैरेक्टर ज्यादा है, अब इसमें s कैरेक्टर 0 है, p कैरेक्टर 1/2 है और d कैरेक्टर 1/2 है, और इसमें s कैरेक्टर 1/3 है और p कैरेक्टर 2/3 है। ये समझ में आ रहा है क्या? तो अब देखो अनसिमेट्रिकल हाइब्रिडाइजेशन से हम ज्यादा क्लियर कट बात कर पा रहे हैं। अब जरा देखो 120 डिग्री एंगल कैसे समझाएंगे? नहीं समझे? अच्छा पहले फिर से समझाता हूं, देखो कितना समझ में आ रहा है, डाउट पूछ लेना। मैं फिर से समझा रहा हूं, ये वाली एंगल 120 डिग्री है, ये बात समझ में आ रही है सबको? अरे ये वाली 120 डिग्री, ये तो पता है ना, तुमने सीखा है ना कि 120 होता है। तो 120 के बेसिस पे लगाओ तो एस कैरेक्टर, तो 120 पे तो हाइब्रिडाइजेशन इसका sp2 निकल रहा है, ये तो समझ में आ रहा होगा ना। 120 पे हाइब्रिडाइजेशन तो sp2 निकल रहा है, ये तो समझ में आ रहा होगा। तो s कैरेक्टर 1/3 और p कैरेक्टर 2/3 है, ये चमक रहा है तुम्हें? s कैरेक्टर 1/3 और p कैरेक्टर 2/3 ये चमक रहा है। तो जब इसमें s कैरेक्टर 1/3 है तो सारा s ऑर्बिटल तो यही तीन में यूज कर लेगा ना s, इसका मतलब ये एक्सियल वाला में s कैरेक्टर है ही नहीं। अरे भैया ये तीनों 1/3 1/3 1/3 खत्म, ये सारा s ऑर्बिटल यही यूज हो गया है, इसीलिए ये बॉन्ड एंगल बड़ा है और बॉन्ड लेंथ छोटा है। तो अनसिमेट्रिकल हाइब्रिडाइजेशन से तो एक्सप्लेन हो रहा है ना ये सब कुछ। यहाँ पे s कैरेक्टर ज्यादा है इसलिए बॉन्ड लेंथ छोटा है और बॉन्ड एंगल बड़ा है, तो ये अनसिमेट्रिकल है। समझ में आया? अब यहाँ पे जब तीनों s यूज हो गया होगा तो यहाँ एक p और यहाँ एक d यूज हुआ होगा। इज दैट क्लियर? एवरीबडी प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स, ये बात समझ में आई है या नहीं आई है? कितने लोग को समझ में आ गई और कितने लोग को चमकी ही नहीं? कितने लोग को चमक गई? ध्रुविल बोल रहा है नहीं चमकी। ओके थोड़ा थोड़ा चमका, क्या बल्ब बीच बीच में फ्यूज हो जा रहा है? ओके सी अभी देखो फिर से समझा देता हूं, जितने लोगों को समझ में नहीं आया है टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, ठीक है? देखो समझना बस इतना है कि ये s कैरेक्टर 1/3 लेके बैठा है, ये तीन बॉन्ड s कैरेक्टर 1/3 लेके बैठा है, तो सारा s ऑर्बिटल तो यही यूज हो गया ना, sp3d में सारा s ऑर्बिटल तो यही यूज हो गया। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? sp3d में सारा s ऑर्बिटल तो यही यूज हो गया, ये समझ में आ रहा है? तो s ऑर्बिटल बचा ही नहीं, तो इस किसका हाइब्रिडेशन होगा? अरे मान लो जैसे एक ग्लास है एप्पल, जैसे मान लो एस पी डी तीन फ्लेवर है, 5 ग्लास बने और तीन लोग एस पूरा ले लिए, तो बाकी दो को एस मिलेगा क्या? अरे मान लो एप्पल पाइनएप्पल, मतलब एक ग्लास एप्पल 3 ग्लास पाइनएप्पल और एक ग्लास डी से कुछ बना लो, कुछ अलग टाइप का जूस है, तो अब मान लो तीन लोग एस पूरा ले लिए तो बाकी दो को तो एस नहीं मिलेगा ना। तो एस ऑर्बिटल जब यहाँ यूज हो गया तो बाकी पी यूज करेगा और डी यूज करेगा जो बचा है, तो जो पी और डी यूज करेगा उसमें पी और डी कैरेक्टर ज्यादा है, तो बॉन्ड एंगल कम होगा और बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा। तो वो सारी चीजें एक्सप्लेन हो रही है ना यहाँ पे। तो जो बॉन्ड एंगल है उसके बेसिस पे हम लगा रहे हैं, तो ये समझ में आ रहा है तुम्हें ये कैसे पीडी हुआ? अरे अभी भी नहीं चमका? अभी कितने लोग को चमक गया? अभी भी नहीं चमका? sp2 क्यों हुआ? अरे लगाओ cos 120 डिग्री पे क्या आता है? s कैरेक्टर 1/3 आता है, p कैरेक्टर 2/3 आता है, तो ये sp2 ही तो हुआ। अरे किसी बॉन्ड में यदि तुम्हारा s कैरेक्टर 1/3 है और p कैरेक्टर 2/3 है, इसका मतलब क्या? एक s और दो p से बना होगा, एक s और दो p से मिक्सिंग हुआ होगा। इज दैट क्लियर? प्लीज न्यू डायग्राम से बताऊं? अरे देखो फिर से समझो, फिर नया डायग्राम बना लेता हूं। देखो ये ज्यादा टेंशन लेने वाली बात यहाँ तो है नहीं कुछ। ये वाली बॉन्ड एंगल अपन जानते हैं 120, कहानी खत्म। s कैरेक्टर 1/3 p कैरेक्टर 2/3,
ये बात तो समझ में आ रही होगी ना तुम्हें? एस कैरेक्टर 1/3, पी कैरेक्टर 2/3। तो जब एस कैरेक्टर 1/3 है, पी कैरेक्टर 2/3 है, तो उस केस में, इस केस में ये हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। ये बात क्लियर नहीं हो रही है? अरे तुमको एक ऐसा जूस का ग्लास दिया जिसमें एप्पल 1/3 है और पाइनएप्पल 2/3, तो उसको तुम नहीं समझ पाओगे कि एक एप्पल 2 पाइनएप्पल से बनाया है, तो sp2 हुआ ये। अब टोटल sp3d था जिसमें से sp2 यूज हो गया, तो क्या बच गया? ये तो pd ही होगा ना। तो ऊपर नीचे वाले में p आधा और d आधा, इसका भी यही हाल है, p हाफ और d हाफ। तो अब हम पूरा हाइब्रिडाइजेशन डिस्ट्रीब्यूशन बता दिए इसके अंदर। अब जब हाइब्रिडाइजेशन डिस्ट्रीब्यूशन बता दिए, तो ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड पैरामीटर्स, एस कैरेक्टर्स एंड पी कैरेक्टर्स, वी कुड इजीली फिगर आउट द बॉन्ड एंगल्स। इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? अब बताओ, इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लो। इज इट क्लियर और नॉट? किसी को डाउट अभी भी है, तुम्हें लग रहा है कि समझने में अभी भी परेशानी है, तो पूछ सकते हो। तो देखो आज हमने क्या सीखा है, आज हमने पढ़ा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, वो तो हमने खत्म कर लिया कि बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के रिपल्शन के बेसिस पे हम हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री प्रेडिक्ट करते हैं, बॉन्ड एंगल प्रेडिक्ट करते हैं। और जैसे सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लेता है, प्रोवाइडेड शेप सेम होना चाहिए। समझ में आ रहा है? प्रोवाइडेड शेप सेम होना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज जो हमें समझनी है वो क्या समझनी है? दूसरी चीज हमें ये समझनी है कि यदि सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा नहीं है और सब्स्टिट्यूएंट की ज्यादा है, तो खींच लेगा, बॉन्ड एंगल कम कर देगा। फिर इन चीजों को हमें एस कैरेक्टर और पी कैरेक्टर से भी विजुअलाइज कराना है। तो हाइब्रिडाइजेशन जो अनसिमेट्रिकल है, बेंड्स रूल, उसके बेसिस पे भी हमने पूरा जस्टिफाई कर लिया मैथमेटिकली कि ये 120 यानी एस कैरेक्टर 1/3, पी कैरेक्टर 2/3। एस कैरेक्टर ज्यादा, बॉन्ड लेंथ कम और बॉन्ड एंगल ज्यादा, राइट? इसके केस में पीडी है, तो पी कैरेक्टर हाफ, डी कैरेक्टर हाफ, तो पी और डी कैरेक्टर ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा और बॉन्ड एंगल कम होगा। ठीक है, तो इसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ एस कैरेक्टर एंड पी कैरेक्टर जो है, हम चीजें बता पा रहे हैं। और किसी को कोई डाउट है? एनीबॉडी, डू यू हैव एनी डाउट इन व्हाट वी हैव लर्न टुडे? किसी को कोई डाउट, कुछ पूछना चाह रहे हो? सबने लिख लिया ये? हैव यू कॉपीड इट? बेंच रूल की स्टेटमेंट तो हमने लिखी थी ना लास्ट क्लास में। सरायु, हमने यही सीखा था ना अनसिमेट्रिकल हाइब्रिडाइजेशन, कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट क्या करता है? खींचता है इलेक्ट्रॉन, तो वो कहां से खींचेगा? डी से, फिर पी से, फिर एस से। और इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट या लोन पेयर क्या देता है? तो वही है बेंड्स रूल का स्टेटमेंट कि जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वहां पी कैरेक्टर बढ़ जाएगा, और जहां इलेक्ट्रो पॉजिटिव या फिर लोन पेयर है वहां एस कैरेक्टर बढ़ जाएगा। यही होता है। और किसी को कोई डाउट है? ये लिख लिया सबने? स्क्रॉल अप, और ऊपर करूं? और ऊपर करूं क्या? हो गया, लिख लिया यश? Okay, fine. Everybody will meet in the next class. Till then, goodbye. हाँ, वीडियो डाल दूंगा मैं, डोंट वरी अबाउट इट, आई विल सेंड द वीडियो।